हाँ भी बच्चों, आज अपने करेंगे सेक्स और रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स का पार्ट नंबर 28 और ये इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है अभी। ठीक है, उसके बाद में अपने कोई नया चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक, देखेंगे या तो इसी यूनिट का करेंगे, यानी तो अपनी यूनिट चल रही थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि अपनी इस यूनिट के 3 चैप्टर करेंगे, या तो जो बाकी 2 है उन्हीं में से कोई एक देखेंगे या कोई अलग चैप्टर देखेंगे। ठीक, अब देखिए कल मैंने आपको कैम्पाइलोट्रोपस वक्र बीजांड के बारे में बताया था। ठीक, तो वहां पर एक मुझसे मानवीय भूल हो गई थी, वो एक बार देख लीजिए आप। ठीक है, इसको मैं रिपीट कर देता हूं। देखिए यहां पर बीजांड द्वार, ये अपना बीजांड द्वार है और ये अपना निभाग है। बीजांड द्वार व निभाग, बीजांड द्वार व निभाग एक सीधी रेखा में नहीं होते, अभी एक सीधी रेखा में नहीं होते हैं। ठीक है, बीजांड द्वार और निभाग, ये बीजांड द्वार है, ये इस प्रकार है, और ये निभाग है, ये इस प्रकार है, ये एक सीधी रेखा में नहीं है। अब देखिए बीजांड द्वार और निभाग के बीच में, ये बीजांड द्वार हो गया, ये अपना निभाग हो गया, इनके बीच में जो कोण बन रहा है, ये कोण कितने डिग्री का है अभी? 90 डिग्री का बन रहा है। बीजांड द्वार और निभाग के बीच में, ठीक, जो कोण बन रहा है वो कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। कल मुझसे 180 डिग्री निकल गया मुझसे, ठीक, तो ये गलती से हो गया था 180 डिग्री। ठीक, 180 डिग्री नहीं है, कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। ठीक, तो ये भी आप ध्यान रखना कि ये जो कोण बन रहा है ना यहाँ पर बीजांड द्वार और निभाग के बीच में, कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। और कल मैंने गलती से आपको 180 डिग्री का बता दिया था। अब देखिए निभाग और बीजांड वृंत के बीच में भी कोण कितने डिग्री का बनेगा? निभाग और बीजांड वृंत, ये बीजांड वृंत है, ये निभाग है, तो ये भी एक दूसरे कितने डिग्री कोण पर है? 90 डिग्री के कोण पर। अब देखिए ये जो बीजांड है यानी वक्र बीजांड, यह प्रतीप बीजांड की तुलना में, यह प्रतीप बीजांड की तुलना में कम घुमाव लिए होता है, कम घुमाव लिए होता है। ठीक, अब देखिए यहां पर, जो बीजांड के जो पार्ट्स है, अलग अलग पार्ट्स है, जैसे बीजांड द्वार है। जब आप बीजांड द्वार की बात करोगे ना तो आपको ये लगेगा कि ये जो बीजांड है ना वो कितने डिग्री टर्न कर गया है? 180 डिग्री टर्न कर गया है। ठीक, बीजांड द्वार की बात करोगे तो अपने को लगेगा कि ये जो बीजांड है 180 डिग्री टर्न कर गया है, जैसे कि अपनों ने प्रतीप बीजांड में देखा था। ठीक, प्रतीप बीजांड में देखा था अपनों ने, याद होगा आपको इस तरीके से। ठीक है, ये 180 डिग्री टर्न वाला है अभी। तो जैसे अपने बीजांड द्वार यहाँ पर दिखा रहे हैं बीजांड वृंत के पास, तो यहाँ पर भी बीजांड द्वार बीजांड वृंत के थोड़ा पास है। ठीक, तो यहाँ पर देखने पर लग रहा है कि जो बीजांड वृंत है, ठीक, उसके नजदीक कौन है? बीजांड द्वार। और जो बीजांड द्वार है उसने कितना टर्न लिया है? 180 डिग्री का टर्न लिया है। जिस प्रकार यहाँ पर भी इस तरीके से नीचे की तरफ, यहाँ पर भी इसी तरीके से। लेकिन आप बाकी पार्ट देखोगे, जैसे आप निभाग की बात कीजिए, अगर ये बीजांड कंप्लीटली 180 डिग्री टर्न लेता ना तो बीजांड द्वार और निभाग क्या आते? एक दूसरे की सिद्ध में आते, जैसे कि यहाँ पर है, यहाँ पर 180 डिग्री कंप्लीट टर्न है, कंप्लीट यानी पूर्ण रूप से 180 डिग्री बीजांड घुमा हुआ है। तो यहाँ पर बीजांड द्वार और निभाग के आगे एक दूसरे की सिद्ध में आगे। यहाँ पर बीजांड द्वार तो अपने को लगेगा कि 180 डिग्री घुमाव पर है, लेकिन बाकी के पार्ट जब आप बाकी के पार्ट पर जब आप फोकस करोगे या देखोगे, जैसे ये निभाग है, तो निभाग है ना, ठीक, पूरी तरीके से 180 डिग्री नहीं घुमा है। निभाग में जो घुमाव आया है ना वो बीजांड द्वार की तुलना में क्या है? कम आया है। ठीक है, जैसे ये 90 डिग्री पर घूम रहा है,
ठीक, बीजांड ये जो अपना निभाग है, निभाग है, इसमें कितना घुमा हुआ है 90 डिग्री और बीजांड द्वार में 180 डिग्री। अब देखिए कि इस प्रकार का जो बीजांड है ना, उसमें जो पार्ट्स है जैसे या जो संरचनात्मक भाग है बीजांड द्वार, ठीक, न्यूसिलस, निभाग, ठीक, इनमें घुमाव तो आता है, लेकिन सभी भागों में जो घुमाव है ना वो समान नहीं आता। जैसे निभाग में तुलनात्मक रूप से कम घुमाव आ रहा है, 90 डिग्री का ही आ रहा है, और बीजांड द्वार 180 डिग्री घूम चुका है। इस कारण ये जो बीजांड है ना वो वक्रित हो गया है, ठीक, क्योंकि अपने को भी पता है कि जैसे अपने अगर कोई शरीर के अंग है, ठीक, अगर अंग अलग अलग अनुपात में वृद्धि करते हैं, निश्चित अनुपात में वृद्धि नहीं करते, जो इनका अनुपात है, तो वक्रता उत्पन्न होती है। या जो घुमाव हो रहा है यहाँ पर अलग अलग पार्ट्स में, वो अगर एक निश्चित अनुपात में हो, ठीक, या समान घुमाव हो रहा है, तब तो वक्रता उत्पन्न नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर क्या है, अलग अलग पार्ट्स अलग अलग घुमाव प्रदर्शित कर रहे हैं। बीजांड द्वार ज़्यादा घुमाव प्रदर्शित कर रहा है, निभाग कम घुमाव प्रदर्शित कर रहा है, और इसी कारण जो अपना भ्रूण कोश है ना, भ्रूण कोश, वो भी क्या हो गया है, वक्रित हो गया है। क्या हो गया है, वक्रित, यानी उसमें भी थोड़ा बहुत घुमाव आ गया है, ठीक। तो इस कारण यानी असमान घुमाव के कारण अलग अलग जो संरचनात्मक भाग है ना, बीजांड द्वार, निभाग, इनमें ठीक जो घुमाव आया है ना वो सेम नहीं है। निभाग में ज़्यादा है, यहाँ पर सॉरी निभाग में कम है, बीजांड द्वार में ज़्यादा है। इस कारण बीजांड में क्या उत्पन्न हो गई है, वक्रता, और इसी कारण इसको कहते हैं अपने वक्र बीजांड। तो ये तो अपना हो गया कल वाला। किस में मिलता है ये मैंने आपको कल बता ही दिया था। आज अपन करेंगे बीज का परिवर्धन। बीज का परिवर्धन, डेवलपमेंट ऑफ ए सीड। देखिए द्विनिषेचन के बाद में यानी डबल फर्टिलाइजेशन के बाद में भ्रूण कोश में भ्रूण एवं भ्रूणपोष का परिवर्तन होता है, ठीक। द्विनिषेचन या दोहरे निषेचन के बाद में भ्रूण कोश में भ्रूण एवं भ्रूणपोष का परिवर्तन होता है। जैसे ये प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल मान लीजिए, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, और ये अपना क्या हो गया, जाइगोट। तो ये दोनों किसके फलस्वरूप बने हैं, दोहरे निषेचन के फलस्वरूप या डबल फर्टिलाइजेशन या द्विनिषेचन के फलस्वरूप। देखिए ये स्ट्रक्चर क्या है अपनी, भ्रूणकोश, भ्रूणकोश। तो देखिए दोहरे निषेचन के फलस्वरूप युग्मनज बनता है और प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बनती है, और ये स्ट्रक्चर बनती किस में है, भ्रूणकोश में। और जाइगोट से आगे क्या बनेगा, भ्रूण, और ये सेल प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका, इसमें बारी बारी समसूत्री विभाजन होंगे और क्या बनेगा, भ्रूणपोष। यानी भ्रूण और भ्रूणपोष कहाँ पर बन रहे हैं, यानी इनका निर्माण और इनका विकास किस में होगा, एक थैली जैसी संरचना में होगा जिसको अपने कहते हैं भ्रूणकोश यानी एम्ब्रियो सेक। अब देखिए जो अंडाशय और जो बीजांड है ना उनमें भी परिवर्तन आते हैं भी, ठीक। यानी निषेचन के बाद में, निषेचन के उपरांत अंडाशय एवं बीजांड में भी संरचनात्मक परिवर्तन आते हैं, ठीक। निषेचन के उपरांत अंडाशय एवं बीजांड में भी संरचनात्मक परिवर्तन आते हैं या कुछ क्रियात्मक परिवर्तन भी आते हैं। देखिए निषेचन के बाद जो बीजांड है ना वो बीज में विकसित होता है,
निषेचन के बाद जो बीजांड है वो किसमें विकसित होता है? बीज में। ठीक। और निषेचन के बाद अंडाशय किस में परिवर्तित हो जाएगा? अभी फल में। अंडाशय किस में परिपक्व हो जाए? अंडाशय किस में परिवर्तित हो जाएगा? फल में। तो देखिए निषेचन के बाद बीजांड किस में परिवर्तित हो जाएगा? बीज में। और निषेचन के बाद अंडाशय किस में परिवर्तित हो जाएगा? फल में। या आप ऐसे भी कह सकते हो कि जो परिपक्व अंडाशय है ना, उसी को अपने क्या कहते हैं? फल कहते हैं। अब देखिए जो बीजांड था अपना, वो कितने आवरणों से घिरा हुआ था? 2, जिनको अपने कहते हैं अध्यावरण। तो बीजांड जो है ना वो 2 अध्यावरणों से घिरा हुआ था। ठीक। और बीजांड किस में परिवर्तित हो जाता है? बीज में। और ये जो अध्यावरण है ना, ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? बीज चोल में। तो कितने बीज चोल होंगे? 2 बीज चोल। ठीक। यानी बीजांड के चारों ओर जो आवरण होते हैं उनको कहते हैं अध्यावरण। और बीज के चारों ओर जो आवरण होते हैं ना, जो बीज की सुरक्षा करते हैं या बीज में जो भ्रूण है उसकी सुरक्षा करते हैं, उन आवरणों को कहते हैं बीज चोल। ठीक। तो ये अध्यावरण ही किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? बीज चोल में, निषेचन के बाद। और ये 2 बीज चोल है, बाह्य बीज चोल और अंतः बीज चोल, जिनको अपने कहते हैं टैगमन और टेस्टा। बाह्य बीज चोल और ये अंतः बीज चोल और बाह्य बीज चोल, टैगमन और टेस्टा। ठीक। टैगमन मतलब अंतः और टेस्टा मतलब है बाह्य बीज चोल। ठीक। तो जो बीज है उसके चारों ओर जो आवरण होते हैं उनको कहते हैं बीज चोल। और बीज चोल का निर्माण किससे होता है? अध्यावरणों से होता है। ठीक। जब निषेचन होता है ना तो अध्यावरण बीज चोल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो 2 बीज चोल है जिनको अपने कहते हैं अंतः बीज चोल और बाह्य बीज चोल। अंतः बीज चोल को इंग्लिश में टैगमन और बाह्य को टेस्टा। तो ये बात होगी भी। अब देखिए जो बीजांड वृंत है ना वो बीज वृंत में परिवर्तित हो जाएगा। जो अपना बीजांड वृंत है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? बीज, क्योंकि बीजांड बीज में कन्वर्ट हो जाता है तो बीज वृंत में। ठीक। नाभिका, बीजांड द्वार, निभाग, इनमें कोई विशेष परिवर्तन प्रदर्शित नहीं होते हैं भी, बस इनके ऊतकों में परिपक्वता आ जाती है। ठीक। अब देखिए बीजांडकाय जो होता है ना, बीजांडकाय भ्रूण परिवर्धन या भ्रूणपोष परिवर्धन के दौरान लुप्त हो जाता है। जो बीजांडकाय था अपना न्यूसीलस जो है वो भ्रूण परिवर्तन या भ्रूणपोष परिवर्तन के दौरान क्या हो जाएगा? लुप्त हो जाएगा। यानी सामान्यतः बीजों में बीजांडकाय नहीं मिलता है। बीजांडकाय नहीं मिलता है। दोबारा देखिए, मैंने आपको बताया कि जो बीजांडकाय जो न्यूसीलस है ना वो भ्रूण परिवर्धन या भ्रूणपोष परिवर्तन के समय लुप्त हो जाता है। ठीक। बीजांडकाय जो है ना, बीजांडकाय भ्रूण या भ्रूणपोष को पोषण देते हुए लुप्त हो जाएगा। ठीक है। भ्रूण या भ्रूणपोष को पोषण देते हुए बीजांडकाय लुप्त हो जाएगा। और सामान्यतः जो बीज होते हैं ना, ये जो परिपक्व बीज है उनमें बीजांडकाय नहीं मिलता। ठीक। लेकिन काली मिर्च में भ्रूणपोष के चारों ओर
काली मिर्च में भ्रूणपोष के चारों ओर बीजांडकाएं, काली मिर्च और एक चुकंदर भी है अभी, चुकंदर काली मिर्च में भ्रूणपोष के चारों ओर बीजांडकाएं एक पतली परत के रूप में पाया जाता है, एक पतली परत के रूप में पाया जाता है, जिसे पेरिस्पर्म कहते हैं। ठीक, तो मैंने आपको बताया कि जो बीजांडकाएं है ना, ठीक, सामान्यतः बीजांडकाएं बीजों में दिखाई नहीं देता है। ठीक है, जो बीजांडकाएं है भ्रूण परिवर्धन या भ्रूणपोष परिवर्धन के दौरान ठीक लुप्त हो जाता है, क्योंकि बीजांडकाएं जो परिवर्तित भ्रूण है ना उसको पोषण देते हुए लुप्त हो जाएगा, या भ्रूणपोष को पोषण देते हुए लुप्त हो जाएगा। ठीक, इसका मतलब हुआ कि सामान्यतः बीजों में बीजांडकाएं नहीं मिलता है, लेकिन चुकंदर और काली मिर्च में क्या होता है, भ्रूणपोष के चारों ओर बीजांड का एक पतली परत के रूप में पाया जाता है, जिसे अपने कहते हैं पेरिस्पर्म। ये भी इंपॉर्टेंट है अभी। ठीक, अब देखिए आगे बीजों के प्रकार। अब बात करेंगे अपने बीजों के प्रकार। टाइप्स ऑफ सीड। देखिए बीज दो प्रकार के होते हैं, भ्रूणपोषी और अभ्रूणपोषी। भ्रूणपोषी को अपने कहते हैं एंडोस्पर्मिक या एल्बुमिनस। ठीक, और अभ्रूणपोषी को नॉन एंडोस्पर्मिक या नॉन एल्बुमिनस। ठीक, तो देखिए अपने बात करें बीजों के प्रकार और भ्रूणपोष यानी एंडोस्पर्म की उपस्थिति के आधार पर बीज दो प्रकार के होते हैं भी। ठीक, भ्रूणपोषी और अभ्रूणपोषी यानी एंडोस्पर्मिक और नॉन एंडोस्पर्मिक या एल्बुमिनस या नॉन एल्बुमिनस। तो ये हो गए अपने प्रकार। ठीक, अब देखिए पहले बात करें अपने भ्रूणपोषी बीजों की। ठीक, पहला क्या है, भ्रूणपोषी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एंडोस्पर्मिक या एल्बुमिनस सीड। ठीक, जैसे नाम से पता चल रहा है कि इन बीजों में भ्रूण परिवर्तन के पश्चात भी भ्रूणपोष बचा रहता है। अब देखिए सामान्यतः क्या होता है कि जो भ्रूणपोष है ना वो परिवर्तित होते हुए भ्रूण को पोषण देते हुए लुप्त हो जाता है। भ्रूणपोष परिवर्तित होते हुए भ्रूण को पोषण देते हुए लुप्त हो जाता है, लेकिन कुछ सीड ऐसे होते हैं जिनमें भ्रूणपोष का कुछ भाग बचा रहता है या थोड़ी मात्रा में भ्रूणपोष मिलता है। तो ऐसे बीज जिनमें भ्रूणपोष मिलता है, ठीक, पूरी तरीके से लुप्त नहीं होता, उनको कहते हैं एंडोस्पर्मिक सीड। ठीक, अब देखिए अधिकांश एक बीजपत्री बीज है ना, जैसे मक्का बाजरा, वो भ्रूणपोषी होते हैं। अधिकांश एक बीजपत्री बीज जैसे मक्का बाजरा, गेहूं भी आप कह सकते हो, चावल भी लिख दो, नारियल भी कर सकते हो। ठीक, मक्का बाजरा गेहूं चावल नारियल, इनमें जो बीज होते हैं वो क्या होते हैं, भ्रूणपोषी यानी एक बीजपत्री पादप भ्रूणपोषी होते हैं। सारे नहीं लेकिन अधिकांश एक बीजपत्री भ्रूणपोषी होते हैं। ठीक, दूसरा क्या अपना नॉन एंडोस्पर्मिक सीड या नॉन एल्बुमिनस सीड। नॉन एंडोस्पर्मिक सीड या नॉन एल्बुमिनस सीड, इनमें क्या है, इन बीजों में भ्रूण परिवर्तन के दौरान भ्रूणपोष का पूर्ण उपयोग कर लिया जाता है, अतः परिपक्व बीजों में भ्रूणपोष नहीं मिलता है। अब देखिए नॉन एंडोस्पर्मिक में क्या होगा
कि इन बीजों में भ्रूणपोष नहीं मिलता है, भ्रूणपोष नहीं मिलता है। ठीक है, इन बीजों में भ्रूणपोष नहीं मिलता है क्योंकि जो भ्रूण है, यानी जो भ्रूण है जो परिवर्तित हो रहा है, तो जो परिवर्तित होता हुआ भ्रूण है ना, ठीक, परिवर्तित होते भ्रूण द्वारा, परिवर्तित होते हुए भ्रूण द्वारा भ्रूणपोष का पूरी तरह उपभोग या उपयोग कर लिया जाता है। ठीक, यानी नॉन एंडोस्पर्मिक जो सीड होंगे उनमें क्या होगा, जो भ्रूणपोष है ना वो परिवर्तित होते हुए भ्रूण को पोषण देते हुए लुप्त हो जाएगा, यानी इन बीजों में भ्रूणपोष नहीं मिलता है। ठीक, जैसे कि डाइकोट, यानी जैसे अपना चना हो गया, चना डाइकोट, ठीक, ये कैसे है, अभ्रूणपोषी। अब देखिए आगे करते हैं अपने फल का विकास, फल में क्या परिवर्तन आते हैं। फल का विकास, फल का विकास, देखिए फल का विकास किससे होता है, अंडाशय से। निषेचन के बाद जो अंडाशय है वो किस में परिवर्तित होता है, फल में। निषेचन के बाद अंडाशय फल में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, निषेचन के पश्चात अंडाशय किस में परिवर्तित हो जाएगा, फल में। ठीक, अब देखिए जो अंडाशय भित्ति है अपनी, ओवरी वाल, अंडाशय भित्ति, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, फ्रूट वाल में, फल भित्ति में, जिसको अपने कहते हैं पेरिकार्प। क्या कहते हैं, पेरिकार्प। तो जो अंडाशय भित्ति है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, फल भित्ति में, जिसको कहते हैं पेरिकार्प। अब देखिए अगर फल का निर्माण केवल अंडाशय से होता है, ठीक, फल का निर्माण अंडाशय से होता है, ठीक, तो उसको कहते हैं अपने सत्य फल। और फल का निर्माण अंडाशय और साथ में कुछ अदर पार्ट्स भी भाग ले रहे हैं। जैसे सेब की बात करें तो सेब में पुष्पासन भी भाग लेता है भी। ठीक, जब फल का निर्माण अंडाशय और साथ में कुछ अलग पार्ट्स, ठीक, अदर पार्ट्स या अदर पार्ट भी कोई भाग ले रहा है। जैसे सेब के निर्माण में अंडाशय तो होता ही है और साथ में पुष्पासन भी भाग लेता है, तो ऐसे फल कहलाते हैं असत्य फल। असत्य फल यानी जो केवल अंडाशय से विकसित होते हैं ना, ऐसे फल जिनका निर्माण केवल अंडाशय से होता है वो सत्य फल, और अंडाशय के अतिरिक्त कोई और पार्ट भी फल के निर्माण में भाग लेता है तो यह सत्य फल। सत्य फल का उदाहरण है आम हो गया, और इसका मैंने बता दिया आपको क्या, सेब। असत्य फल का उदाहरण क्या हो गया, सेब। ठीक, अब देखिए एक टॉपिक हो रहा था आपके पीडी एकांतरण, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, पीडी एकांतरण। मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं ना, पुष्पी पादप, पुष्पी पादप, इनके जीवन चक्र में दो प्रावस्थाएं आती है। बीजाणुद्भिद प्रावस्था और युग्मकोद्भिद प्रावस्था। बीजाणुद्भिद प्रावस्था और युग्मकोद्भिद प्रावस्था। और मैंने आपको बताया था कि जो बीजाणुद्भिद प्रावस्था है ना, वो अर्धसूत्री विभाजन द्वारा क्या बनाएगी, बीजाणु। ठीक, क्या बनाएगी, बीजाणु। और बीजाणु क्या होता है अपना, युग्मकोद्भिद।
ठीक, अगर लघु बीजाणु है तो नर युग्मकोद्भिद, और गुरु बीजाणु अगर बन रहे हैं तो मादा युग्मकोद्भिद। अब आपको पता ही है कि जो युग्मकोद्भिद होते हैं, ठीक, वो क्या बनाते हैं, जो युग्मकोद्भिद है, ठीक, जैसे बीजाणु की बात करें अपने, तो जैसे बीजाणुद्भिद प्रावस्था है और वो क्या बना रही है, बीजाणु, किस प्रकार के विभाजन से, अर्धसूत्री विभाजन से। तो सिंपल सी बात है, बीजाणुद्भिद प्रावस्था क्या होगी, 2n, और युग्मकोद्भिद प्रावस्था n होगी, यानी जो बीजाणु होते हैं वो क्या होते हैं, n। अब दो तरह के बीजाणु है, मान लीजिए दो तरह के बीजाणु है, ठीक, लघु बीजाणु और गुरु बीजाणु, लघु बीजाणु और गुरु बीजाणु, ठीक। तो लघु बीजाणु क्या बनाएगा, नर युग्मकोद्भिद, यानी लघु बीजाणु का आगे परिवर्तन होगा और परिपक्व नर युग्मकोद्भिद बनेगा, और गुरु बीजाणु के परिवर्तन से मादा युग्मकोद्भिद बनेगा। नर युग्मकोद्भिद क्या बनाएगा, नर युग्मक, मादा युग्मकोद्भिद मादा युग्मक, नर और मादा युग्मकों का क्या होगा, निषेचन, और क्या बनेगा, जायगोट। और जायगोट, क्योंकि जायगोट क्या होता है, 2n है, तो कौन सी अवस्था शुरू होगी अभी भी, बीजाणुद्भिद, ठीक। तो ये प्रक्रिया चलती रहती है, यानी बीजाणुद्भिद युग्मकोद्भिद, बीजाणुद्भिद युग्मकोद्भिद। बीजाणुद्भिद वो प्रावस्था होती है जो अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा बीजाणु बनाती है, और युग्मकोद्भिद वो प्रावस्था होती है जो युग्मकों का निर्माण करती है, ठीक। युग्मकों के संलयन से कौन सी प्रावस्था शुरू हो जाएगी, बीजाणुद्भिद, और बीजाणुद्भिद में अर्धसूत्री विभाजन से जो बीजाणु बनेंगे, बीजाणु बनते ही कौन सी प्रावस्था शुरू हो जाएगी, युग्मकोद्भिद। तो आज के लिए इतने ही, बाकी करते हैं अपने कल।